नमस्ते फ्रेंड्स। भारत इस देश की मूल सभ्यता हजारों साल पुरानी है। प्राचीन भारत के अनगिनत ग्रंथ है जिसमें हमें लाइफ की फिलोसॉफीज, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, मेटलर्जी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, एल्केमी, आर्ट्स, म्यूजिक और इत्यादि कई सारे विषयों का ज्ञान मिलता है। प्राचीन भारत के हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को अपने संस्कृति में काव्य की रचनाओं के माध्यम से संजो के रखा था, जैसे हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्यों के रूप में, वो सही में बहुत ही वाचनीय है। इन ग्रंथों में कई देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और कई सैकड़ों वर्षों से इनकी पूजा अर्चना हम करते आए हैं और आज भी हम लोग विभिन्न रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं हमारे जीवन में। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो पूरी दुनिया में सबसे अलग है, इसका मूल तत्व आखिर क्या है? हमारे पूर्वजों द्वारा रची गई हमारी सभ्यता का मूल आधार क्या है? What is the core essence of Indian culture? ऑफ कोर्स ये सवाल ऐसा है कि इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर इस वीडियो में हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे एक इंटरेस्टिंग प्राचीन कहानी के माध्यम से, जिसमें भारत की संस्कृति का मूल तत्व हमें नजर आता है। तो उसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत की कहानियां, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को, और उनमें मेंशन्ड सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं स्टोरीज के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्टोरी के पीछे क्या है। दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं कि कोई भी संस्कृति आखिर कैसे और क्यों बनती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पूरे विश्व में एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसमें संस्कृति या कल्चर बनाने की क्षमता होती है? और ये क्षमता हम इंसानों को कहाँ से मिलती है? ये क्षमता हमें मिलती है हमारी कल्पना करने की शक्ति से, यानी हमारे इमेजिनेशन पावर से। एक इंसान ही है पूरे विश्व में जिसके पास इमेजिन करने की ताकत होती है, जो हम हमारे ब्रेन के नियोफ्रंटल कॉर्टेक्स से कर पाते हैं, जो ठीक हमारे फोरहेड के पीछे होता है। शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वज अपने माथे पर ठीक उसी जगह टीका या तिलक लगाते थे और वही हम आज भी फॉलो करते आए हैं। हम इंसानों की इस यूनिक क्षमता का प्रतीक है ये तिलक। हम इंसानों के पास एक और यूनिक क्षमता होती है, आग, पानी, पेड़ पौधे और अन्य जानवरों पर डोमिनेट कर पाना, जो इस विश्व में कोई भी और प्राणी नहीं कर पाता है। चीजों को डोमिनेट करना और कंट्रोल करना हमको पावरफुल फील करवाता है, और जब चीजों पर डोमिनेट हम नहीं कर पाते हैं या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो खुद को हम बेबस महसूस करते हैं और हम अस्थिर हो जाते हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि हम इंसान हमारे मन पर और हमारे थॉट्स पर कंट्रोल रखने में कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और यही चीज हमको हमेशा से बहुत अस्थिर बनाती आई है प्राचीन काल से ही। इसीलिए इंसान हमेशा से ऐसे प्रश्न सोचता आया है, जैसे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, मरने के बाद क्या होता है, और ऐसे अनगिनत सवालों के बारे में हम इंसान सोचते हैं। अन्य जानवर ये सब नहीं सोच पाते क्योंकि उनको सिर्फ खाना खाना और सरवाइव करना होता है। हम इंसानों के दिमाग में ये अस्थिरता होने के वजह से ही हमारी इमेजिनेशन पावर के जरिए हम अपने मन में एक बिलीफ सिस्टम तैयार कर लेते हैं, और इन्हीं बिलीफ सिस्टम के आधार पर हम कल्चर यानी संस्कृति की रचना करते हैं। जैसे जैसे हमारा इमेजिनेशन और हमारा मन मस्तिष्क हमको गाइडेंस देता है, वैसे वैसे हम हमारे कल्चर को डिजाइन करते जाते हैं। और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि कोई भी संस्कृति जो इंसान ने आज तक बनाई है, वो बना हुआ होता है विभिन्न कहानियों से, अलग अलग चिन्हों और प्रतीकों से, और विभिन्न रीति रिवाजों यानी रिचुअल्स और ट्रेडिशन से, जो हम मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति हमें कल्पना करने और सोचने की ताकत देती है, जिसे हम इमेजिनेशन पावर कहते हैं। इस इमेजिनेशन पावर से हम हमारी मान्यताओं को आकार देते हैं, जिन्हें हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं, और इन बिलीफ सिस्टम से हम हमारी संस्कृति यानी हमारा कल्चर डिजाइन करते हैं, जिनमें हम स्टोरीज, सिंबल्स और रिचुअल्स के द्वारा हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को दर्शाते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन लोक साहित्यों में एक इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है जो हमें भारत के संस्कृति के मूल तत्व का परिचय करवाती है। तो कहानी ऐसी है कि एक गांव में एक गरीब इंसान जैसे तैसे कमाई कर अपना परिवार चलाया करता था। गरीबी के कारण आए दिन उसके परिवार में झगड़े होते थे, नाखुश पत्नी के साथ, बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ।
वो इन झगड़ों के चलते दिन रात मंदिर जाता था और भगवान से अपने घर में सुख शांति के लिए भीख मांगता था। एक दिन भगवान उसके सामने मूर्ति में से प्रकट होते हैं और उस इंसान को वो एक बड़ा सा चमचमाता सोने से बना हुआ घड़ा देते हैं और बिना कुछ कहे गायब हो जाते हैं। वो इंसान घड़े को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और घड़े को लेकर घर की तरफ चलने लगता है। इतने में उसे एहसास होता है कि घड़ा पानी से भरा हुआ है। एक क्षण थोड़ा सोचकर वो पानी को फेंक देता है और तुरंत वो उसको बाजार में ले जाकर बेच देता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों से जो जो अपने परिवार और खुद के लिए खरीद सकता था वो खरीद ले आता है। बचे हुए पैसों से वो खुद का व्यवसाय भी शुरू कर देता है और वो कई जगह उन पैसों का निवेश भी करता है ताकि उसको आगे चल के कभी भी पैसों की कमी ना हो। शुरू में उसके परिवार वाले बहुत खुश रहते थे, पर धीरे धीरे उसके फिर से झगड़े होने लग गए थे उसकी लालची पत्नी के साथ, अति महत्वाकांक्षी बच्चों के साथ और अति अपेक्षा रखने वाले माँ बाप के साथ। बहुत ज्यादा धनी होते हुए भी वो इंसान बहुत दुखी हो गया था फिर से, और वो फिर से मंदिर में जाकर भगवान से सुख शांति की भीख मांगने लग गया। भगवान इस बार भी फिर से उसके सामने प्रकट होते हैं मूर्ति में से और उसको फिर एक बार वही सोने का चमचमाता बड़ा घड़ा उसके हाथ में देकर चले जाने लगते हैं। वो इंसान फिर से उस घड़े को देखकर जोर से चिल्ला उठता है, मुझे ये सोने का घड़ा नहीं चाहिए, मुझे मेरे दुख की असली दवा दो। भगवान उसके तरफ पलटते हैं और बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, सोने का घड़ा? मैंने तो तुमको ज्ञान और बुद्धि का अमृत दिया था, क्या तुमने उसे नहीं पिया? ये घड़ा तो बस ज्ञान और बुद्धि को तुम तक पहुंचाने का बस एक जरिया था। दोस्तों, हमारे संस्कृति में पाए जाने वाले विभिन्न कहानियां, प्रतीक और चिन्ह और हमारे पुराने रीति रिवाज, ये सारे ही उस सोने के बने हुए घड़े की तरह है जो बहुत चमचमाते हैं और सुंदर दिखते हैं, जो हम देखते हैं और अनुभव भी करते हैं हमारे जीवन में। पर उसके अंदर छिपे हुए ज्ञान और बुद्धि का अमृत जो है वो हमें आसानी से नहीं दिखता है। जो हमें हमारी नजरों से दिखता है उसे हम वास्तुगत सच्चाई कह सकते हैं, जिसे हम हमारी दृष्टि से देख पाते हैं। पर उन कहानियों और प्रतीकों के बीच छिपे हुए ज्ञान को देख पाना, हम इसे दिव्य दृष्टि ऐसा कह सकते हैं। ये शब्द हमें प्रोत्साहित करता है कि हम हमारे प्राचीन कहानियों, ग्रंथों और रीति रिवाजों के भीतर के अर्थ को समझे और देखें। इसीलिए तो हम जब मंदिर में मूर्ति को देखने जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम दर्शन करना ऐसा कहते हैं। मतलब उस मूर्ति, उसके कहानियां, उसके चिन्हों में छिपे हुए अर्थ और ज्ञान को समझना। हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हमारे भारत की संस्कृति में सिंजो के रखा हुआ एक बहुत विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता का महासागर है। बस जरूरत है कि हम सही रूप में उनका दर्शन करें और उस तत्व ज्ञान को हमारे जीवन में काम में लाएं, क्योंकि यही नॉलेज और विजडम हमारी संस्कृति का कोर एसेंस है और ये ज्ञान सनातन है, यानी टाइमलेस है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए UPI ID है itw@idbi, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफर ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो, और आप patreon.com पर जाकर मेंबरशिप भी ले सकते हो। लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।